Hello, guys, welcome back to my channel. So, here I am back after a long time. So, today we are with a video of science class 10. So, last video I have uploaded of people as a resource class 9th economics. Now, I'm a 10th grader, so I will start uploading the videos of class 10. First of all, I'll start with the science, and when the science will be completed, we move on to the social science. I will upload two videos of each chapter of science. One of the line by line explanation of book, and one of the notes that are made by me. Okay, so starting with the chapter control and coordination, which is the chapter number 7 of your book, NCRT book. Okay, so these are notes made by me. First line is all living organisms respond and react to changes in the environment around them. Means जो हम हैं, we human beings, plants, everyone responds to the changes in the environment, right? Here we have an example that withdrawal of hand on touching a hot object. We withdraw our hand, we pick our hand back when we touch a hot object or any मीन्स कोई तीखे ऑब्जेक्ट को भी हम टच कर लेते हैं तो भी हम अपने हैंड को विदड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और नीडल को हम टच कर ले तो, और जो प्लांट्स हैं वो भी एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने टच मी नॉट प्लांट को प्लांट के बारे में ज़रूर सुना होगा, छुई मुई प्लांट जिसको कहते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम उसको टच करने की कोशिश करते हैं वो सिंग उड़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्स, यू सी। So here we have the next stimuli. What is stimuli? The changes in the environment to which the organisms respond. हमने ऊपर पढ़ा कि जो organisms हैं वो changes को respond करते हैं, right? और जो changes होते हैं जिनको हम respond करते हैं उसको हम stimuli कहते हैं, okay? Like light है, light को हम plants respond करते हैं। Sunflower is the best example. So sunflower जिस तरफ सूरज जाता है उस तरफ ही वो अपना मुख करता रहता है, और जब रात हो जाती है तब वो सिंग उड़ जाता है, मुरझा जाता है। और हीट को तो हम सब मतलब कि जब भी हम किसको यहाँ पे एग्जांपल लिया, हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम अपने हैंड को विड्रॉ कर देते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ हीट, कोल्ड में हम क्या करते हैं, ट्रम्बलिंग, वी स्टार्ट ट्रम्बलिंग, हम कांपना शुरू कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेट, सॉरी, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्स, यू से। सो yeah, cold is a stimuli and the response कांपना, trembling is the response. Sound, we respond to sound too. Sound in the sense means किसी ने हमसे कुछ कहा, हमारे कानों में साउंड आया तो हम उसको बोल के रिस्पॉन्ड करते हैं। स्मेल, कोई चीज़ हमको अच्छी लगी तो उसकी तरफ हम जाते हैं, वो हमको अट्रैक्टिव लगती है, उसको भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, स्मेल को भी, और टच को भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी स्टिमुले होता है। स्टिमुले होता है जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसको हम स्टिमुले कहते हैं, ओके। आफ्टर दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। जो प्लांट्स हैं वो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं और जो एनिमल्स हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स का छुई का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, या फिर सनफ्लावर का भी एग्जाम्पल हो सकता है। एनिमल्स, हम ह्यूमंस भी तो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ना एक तरह के। सो विड्रॉल ऑफ हैंड, और एनिमल्स का भी जब एक जगह पे ठंड हो जाती है तो वो दूसरी तरफ पे शिफ्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्स, यू से इन द to in a this is response to stimuli. What is stimuli? Change in the environment to which our organism respond. Now first of all we'll start with the control and coordination in animals. uh, this chapter is divided into basically into two parts. So control and coordination इस chapter का नाम है basically, है ना। so जो ये चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम है आपका चैप्टर का, ठीक है। एक तो ये है एनिमल कोऑर्डिनेशन में, डोंट गो ऑन द राइटिंग, सॉरी, और एक है प्लांट। एनिमल में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आई थिंक, सॉरी, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ करके। two chart of the chapter, or these are the basically the things about which we are going to study in this chapter. The chapter name is control and coordination, right? It is divided into two parts, one of animals and one of plants, okay, animals and plants. So in animals we will talk about nervous system and endocrine system.
Nervous system is your brain and spinal cord, all the nerves that are in your body, including the neuron also, reflex are called. You will study about all this in further in the chapter. And endocrine system involves all the hormonal changes, hormone secretion of hormones, glands and all. What does endocrine mean? We will study. Okay, we'll read about it. And we will also study about the control and coordination in plants. And as plants do not have any nervous system, as they do not have any brain and nerve, so we will study about only the endocrine system in plants, because they only have hormones which can respond to the which hormones, yeah, um due to which they grow. What means different functions of different hormones we'll study about in this chapter. So here here I have written that it is brought about in all animals. Control and coordination in animals. Control and coordination in animals, this is our topic. It is brought about in all animals with the help of two main system. In all animals, control and coordination is controlled, means this system is based on two systems, the system of control and coordination. How? First of all, we should understand the topic. What does the topic say? So it says control. Control means किसी भी चीज को कंट्रोल करना, राइट? कंट्रोल, यू नो, कैसे हम किसी चीज को कंट्रोल करके रखते हैं. कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटरडिपेंडेंट ऑफ ऑल, इंटर रिलेशन जो है पूरे बॉडी पार्ट में, जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका जो इंटर रिलेशन है एक दूसरे पे, कैसे वो डिपेंड करते हैं, कैसे वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन कह देते हैं. वो हम अभी एनिमल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद प्लांट्स में पढ़ेंगे, राइट? ये एनिमल्स में क्या है, दो सिस्टम, दो मेन सिस्टम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में दो मेन सिस्टम से होता है. एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. नाउ लेट्स रीड अबाउट द नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स. सो जो नर्वस सिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? तीन कंपोनेंट्स हैं. एक तो आपका है ब्रेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. उसके बाद है आपका स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड क्या है? ब्रेन से अटैच्ड होता है. ठीक है. इसके बारे में हम फर्दर और भी डिटेल में पढ़ेंगे. और नर्व्स, नर्व्स नहीं होगी, ब्रेन नहीं होगा या स्पाइनल कोड नहीं होगा, तो आपका ये नर्वस सिस्टम ही नहीं होगा. ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. ठीक है. उसके बाद अभी हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि नर्वस सिस्टम में के फंक्शंस क्या है, क्यों हमारी बॉडी में ये नर्वस सिस्टम होता है. सबसे पहले टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट. अगर हमने एनवायरनमेंट में से कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है तो उसके लिए भी क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है. फॉर एग्जाम्पल अपनी आइज़ की एग्जाम्पल ले लो. आइज़ क्या है, वर्ल्ड को देखती हैं, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं किसी चीज़ को देख करके, क्या हमारे सामने पड़ा है. तो जो वो इमेज फॉर्म होती है ना रेटिना पर, वो इन्वर्टेड फॉर्म होती है. वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे. ठीक है, आपने पढ़ ही लिया होगा वैसे तो, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में, उन चैप्टर्स में पढ़ लिया होगा आपने. ठीक है. इन्वर्टेड फॉर्म होती है. उसके बाद जो वो सिग्नल होता है ना, इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक जाती है. उसके बाद ब्रेन उसको क्या है, एक सीधी सीधी इमेज आपके माइंड में बनाता है. ठीक है, एरेक्ट इमेज बनती है. तो फिर सो इन्फॉर्मेशन को हम कैसे रिसीव किए, आइस की तरह, आइस की मदद से. आइस से इंफॉर्मेशन गई किसकी मदद से, नर्व की मदद से ना. यहाँ नर्वस सिस्टम आया कि नहीं आया, ऑफ कोर्स आया. ठीक है. उसके बाद कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़, मतलब कि जो वॉलंटरी है, जो आपके कंट्रोल में है. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलंटरी और इनवॉलंटरी समझ लो क्या क्या होता है. वॉलंटरी होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो. लाइक मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ ना, आई कैन कंट्रोल माई स्पीक, माई वर्ड्स, या what I am speaking, I can control it. I am moving my hand, you can't see it, yeah. So it is in my control. Like means running, you are running, it is in your control. You are writing, it is in your control. You are walking, it is in your control. You are jogging, it is in your control. You are exercising, it is in your control. Many activities are in your control. And
जो नर्वस सिस्टम है वो सारे वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है जो आपके कंट्रोल के अंडर होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कौन करता है, वो नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है उनको, ठीक है। हाँ, वॉलंटरी तो मैंने बता दिया क्या होती है, और इनवॉलंटरी, बस वॉलंटरी क्या इन लग गया, मतलब कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, जैसे हार्ट बीट है, वो आप सोचते हो कि अब हार्ट बीट होनी चाहिए, तब नहीं ना, वो तो सारा मतलब कि हार्ट बीट चलती रहती है, अब जब वो रुक गई तो फिर आप सोचने लायक ही नहीं बचोगे, तो आप ही जाओगे ना। और जैसे आपका क्या है, ब्रीदिंग आप सोचते नहीं हो ना कि अब हमने सांस लेनी है, अब नहीं लेनी है, दैट इज़ इनवॉलंटरी। सो मैनी एक्टिविटीज, डाइजेशन इज ऑल्सो इनवॉलंटरी, कि अब पच जा खाने, अगर इसके बाद पचने लगा ना तो देख लेना, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज़ इनवॉलंटरी एक्शन, राइट। सो फंक्शंस फिर से देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से, अगर आपको ठंड लग रही है ना, वो भी नर्वस सिस्टम की मदद से ही लग रही है, वो ठंड भी ना नर्वस सिस्टम ही रिसीव कर रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, सारे जो भी वॉलंटरी एक्शन है उनको वो कंट्रोल करके रखते हैं, वॉलंटरी एक्शन जो आपके कंट्रोल में होते हैं, वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे रनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सब ठीक है, वो हमको नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमको एनेबल करता है रिमेंबर, थिंक एंड रीजन। हम किसी चीज़ को ना रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो भी नर्वस सिस्टम की मदद से रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये तीनों चीज़, रिमेंबर, थिंक और रीजन, ये हम अपने दिमाग की वजह से ही कर सकते हैं, और ये वो क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये भी एक फंक्शन हो सकता है आपके नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और आप थिंक कर सकते हो ब्रेन की वजह से, रीज़न कर सकते हो, किसी चीज़ का रीज़न बता सकते हो, ठीक है, किसी चीज़ को सोच सकते हो, किसी चीज़ को याद रख सकते हो, तो वो आप ब्रेन की वजह से रख सकते हो। और वो ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जैसे अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, क्या यहाँ पे हमने पढ़ा था, जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कोड और एक ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स का बना हुआ है। ब्रेन, स्पाइनल कोड, ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स, राइट। नाउ रिसेप्टर्स होते क्या है, उसके सॉरी एक फंक्शन हमने पढ़ा नहीं, एक फंक्शन रह गया, रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग एंड बीटिंग ऑफ द हार्ट। ब्रीदिंग क्या है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, बीटिंग ऑफ द हार्ट क्या है, इनवॉलंटरी। हमने देखा कि जो वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज है उनको भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है उनको भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। नाउ moving on to the receptors, what are the receptors? These are specialized tips of some nerve cells that detect the information from the environment. मतलब कि जो कुछ नर्व सेल्स होते हैं ना, उनकी ना कुछ स्पेशलाइज्ड, कुछ स्पेशल टिप्स होती हैं जो इन्वायरमेंट में से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। जो रिसेप्टर होता है उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो, कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके, सिग्नल को रिसीव कर सके, कुछ उसका रिसेप्टर का ऐसा ही स्ट्रक्चर बना होता है। हमने पढ़ा क्या कि वो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं वो कुछ नर्व सेल्स की, जो इंफॉर्मेशन को, एनवायरनमेंट में से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती हैं, और रिसेप्टर का कुछ ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि वो सिग्नल को रिसीव कर सके। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उनकी लोकेशन क्या है, वो हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है, वो हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है। सो सेंस ऑर्गन्स को आपको नर्सरी केजी क्लास में बता देते जाते हैं, ईयर, आई, स्किन, टंग एंड सॉरी नोज, ठीक है। ये 5 आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ईयर। ओके, ईयर में आपका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर। ईयर, मैंने कहा कि जो आपके रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, वो आपके सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। और सेंस ऑर्गन्स, फर्स्ट सेंस ऑर्गन वी आर टॉकिंग अबाउट इज ईयर। ईयर में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फोनो मतलब कि फोन से आपको याद रख सकते हो, फोनो, ठीक है। फोन क्या करते हो आप, कॉल आती है फ़ोन पे, फ़ोन आता है, आप ज़्यादातर क्या है इंडिया में कॉल आई नहीं कहा जाता, फ़ोन आगे कहा जाता है। तो फ़ोनो तो आपके लिए बहुत ही आसान है याद रखना। और इसका काम क्या होता है, ईयर का काम क्या होता है, वही फोनो रिसेप्टर का काम होगा, जो आपकी सेंस ऑर्गन का काम होगा ना, वही आपकी रिसेप्टर का काम होगा, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, ईयर का काम होता है सुनना, ये साउंड को डिटेक्ट करता है, या आप कह सकते हो हियरिंग में काम करता है, हियरिंग में काम आता है। और ये इसका एक और काम है, ये हमको बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है।
ठीक है। जो लोग ना बहरे होते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते, वो इतना अच्छा बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते अपनी बॉडी का। दैट इज़ वाई फोनो रिसेप्टर इज़ वेरी नेसेसरी। सो so moving on to the next receptor, which is the eyes, sorry, which is next sense organ, which is the eyes. And the receptor present in eyes is photoreceptor. फोटो का आप क्या कर सकते हो, देखते हो, फोटो को देखते हो। वैसे फोटो का मतलब साइंस में होता है लाइट, और लाइट इज द एनर्जी, ओके, दैट enables us to see everything. सो लाइट, आप अगर साइंस को, आपको पता है कि फोटो को साइंस में लाइट कहा जाता है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। या फोटो की किसी चीज़ की इमेज, उसको क्या करते हैं, हम देखते हैं, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आइस में होगा, और ये क्या करेगा, लाइट को डिटेक्ट करेगा। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। रिसेप्टर का मतलब होता है किसी एनवायरनमेंट के चेंज को डिटेक्ट करना, राइट। जो डिटेक्ट करता है उसको रिसेप्टर कहते हैं। सो फोटो रिसेप्टर का क्या काम होगा, डिटेक्ट लाइट, और ये आप कह सकते हो कि देखने में काम आता है, राइट, सेम ही चीज़ है। उसके बाद स्किन है आपका थर्ड जो सेंस ऑर्गन है, वो है स्किन। उसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, या एक और चीज़ कहते हैं, इसको हम कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ से वो हो गया, लेट्स ट्राई अगेन। थिग्मो, या थिग्मो रिसेप्टर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर को फील करने में काम आता है, मतलब कि किसी भी चीज़, हमको टेम्परेचर, मतलब हम ठंडा फील कर पा रहे हैं, हम गर्म फील कर पा रहे हैं, ठीक है, जो फील कर पा रहे हैं वो हम थर्मो या थिग्मो रिसेप्टर की वजह से फील कर पा रहे हैं। और ये टच को डिटेक्ट करता है कि हमने किस चीज़ की, किस टेम्परेचर की चीज़ को हमने टच किया। लाइक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्जाम्पल ही देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। और उसमें एग्जाम्पल में देखा था कि जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम अपने हैंड को दूर कर लेते हैं वहाँ से जल्द, तो वो हम उसको सेंस किस चीज़ से कर पा रहे हैं, किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, वो हम थर्मोरिसेप्टर्स की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। और वो क्या किया था, हमने टच किया था हॉट ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या है, स्किन, सॉरी, थर्मोरिसेप्टर क्या है, टच को डिटेक्ट करता है। After that, moving further, fourth sense organ we have is nose. और नोज में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। सो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो स्मेल को इंडिकेट करते हैं, स्मेल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आप स्मेल सुनकर इंडिकेट करते हो कि वो क्या है, एसिड है या बेस है, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी स्मेल, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल, ओके। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। स्मेल क्या करते, स्मेल जो रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं या स्मेलिंग में काम आते हैं, उनको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूविंग टू द लास्ट सेंस ऑर्गन विच इज टंग, लुत्रो अपनी, ठीक है। सॉरी, पंजाबी में टंग को, जीभ को लुत्रो भी कहा जाता है। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्ट्रेटरी, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, गस्टेटरी ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी आपके लिए पाँचों के पाँचों, चार, बाकी चार आपके लिए बहुत आसान है। ईयर, फोन हो गया, फोन को आप सुनते हो, ठीक है, ईयर। फोटो को आप देखते हो, या लाइट को फोटो कहा जाता है। आइज, थर्मो मतलब कि टेम्परेचर यहाँ से थर्मो का भी मैंने आपको वो नहीं बताया ना। टेम्परेचर क्या करते हो आप, थर्मोमीटर से चेक करते हो, थर्मोमीटर से। और जो थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते हो, और जो टेम्परेचर को फील करते हैं उनको हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, राइट, वेरी सिंपल। और उसके बाद नोज, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल, उसे अपने याद रखिए। और गस्टेटरी होते हैं जो आपको टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं, जो आप टेस्ट कर पाते हो ना, स्वीट, सॉल्टी, एनीथिंग। सो वो क्या होता है, आप गस्टेटरी रिसेप्टर की वजह से ही टेस्ट कर पाते हो। जिनकी जीभ में गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है वो टेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे आप स्वीट बता सकते हो कि ये चीज़ स्वीट है, गुलाब जामुन स्वीट है, भुजिया नमकीन है, ठीक है। वो आप उसकी गस्टेटरी रिसेप्टर की वजह से बता पाते हो। और बोल क्या क्या अभी आप कह सकते हो कि हम बोल भी गस्टेटरी रिसेप्टर की वजह से करते हैं, नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ टंग। आप बोल सकते हो टंग की वजह से, आपके वोकल कोड की वजह से, बट नॉट आप जो आप
टच टेस्ट को डिटेक्ट कर पाते हो, वो क्या करते हो आप गस्टेटरी रिसेप्टर की वजह से डिटेक्ट कर पाते हो। ये था सेंस ऑर्गन। हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा, ये हमने रिसेप्टर नहीं लिखा हुआ, ये सेंस ऑर्गन लिखा हुआ है जिसमें वो जो हम रिसेप्टर पढ़ने वाले हैं वो प्रेजेंट है, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो विच इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, इससे क्या मतलब है, इससे क्या तात्पर्य है? स्ट्रक्चर मतलब कि जो स्ट्रक्चर देती है नर्वस सिस्टम को, जो स्ट्रक्चर देती है वो न्यूरॉन ही देती है। और फंक्शन, जो मेन फंक्शनिंग यूनिट है, जो फंक्शन करती है, ठीक है, जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है, वो भी आपकी न्यूरॉन ही है, ठीक है ना। अभी हम न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ योर न्यूरॉन, ओके। सो कुछ ऐसा न्यूरॉन होता है कि एक यहाँ पे ना सेल बॉडी होती है, उससे ऐसे ब्रांचेस सी डेंड्राइट से निकल, जिनको आप डेंड्राइट्स कहते हो, वैसे ब्रांचेस की तरह दिखती है आपका, इनका नाम होता है डेंड्राइट्स, ठीक है। ऐसी डेंड्राइट्स निकल रही होती हैं। और ये डेंड्राइट्स का काम क्या होता है वो हम इनके फंक्शन में तो देखेंगे ही। और ऐसे मोटा मोटा वैसे यहीं पे भी बता देती हूँ, जो डेंड्राइट्स होती है वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करती है। ये रिसीव करती है केमिकल सिग्नल की फॉर्म में, ये केमिकल सिग्नल की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। उसके बाद जो केमिकल सिग्नल होता है उनको डेंड्राइट क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। इनको सिग्नल रिसीव होते हैं केमिकल सिग्नल की फॉर्म में, केमिकल्स की फॉर्म में। उसके बाद इसको क्या है, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में डेंड्राइट ही कन्वर्ट करती है। उसके बाद ये ट्रैवल करता है सेल बॉडी में से, सेल बॉडी का सोमा भी कह देती हूँ। उसके बाद सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट ही होता है सेल बॉडी में ऑफकोर्स, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये टू एसेंशियल कंपोनेंट्स है सेल बॉडी सेल की, राइट। उसके बाद क्या है, ये एक्सोन में से पास करती है। एक्सोन क्या है, एक लॉन्ग टेल होती है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, न्यूरॉन का, ठीक है। ये सभी यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ही ट्रैवल होगा, क्योंकि जब डेंड्राइट ने केमिकल सिग्नल को उसमें कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, राइट। तो फिर ये सारी बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा, ठीक ठीक है। उसके बाद इसके एंड पे क्या प्रेजेंट है, ये नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, ये गोल गोल सी जो है यहाँ पे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर से जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और नेक्स्ट न्यूरॉन में पास हो जाता है। वो कैसे पास होता है, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, ओके। कभी कभी बहुत ज़्यादा लटफड़ाने लग जाती है मेरी जुबान, सॉरी। सो पार्ट्स देख लेते हैं। जो तो फर्स्ट है, जो फर्स्ट सेल बॉडी पे ब्रांचेस प्रेजेंट है, सेल बॉडी पे जो ब्रांचेस प्रेजेंट है उनको आप कहते हो डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद जो सेल बॉडी है उसको आप सोमा भी कह देते हो, ये सेल बॉडी आप कह ही रहे हो। उसके बाद जो न्यूक्लियस है, जो सेल बॉडी के बीच प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस होता है। उसके बाद जो लॉन्ग टी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको आप एक्सोन कहते हो, और एक्सोन पे ना ऐसी कुछ थिन लेयरिंग भी होती है ऐसी, ये जो आप पर्पल पर्पल दिख रहे हो, ठीक है, यो भी येलो हो गया है, उसको आप माइलिन कहते हो, माइलिन कहते हो, या आप एक और चीज़ कहते हो उसको, वो है उसको माइलिन भी कहते हो, या फिर आप मेलोनियन शीट भी कहते हो, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकता है, आई थिंक सही है। उसके बाद जो ये लॉन्ग टेल है उसको तो आप एक्सोन कहते हो। ये जो लॉन्ग टेल थी यहाँ पे, ये वाली, ये जो लॉन्ग टेल थी उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो एक्सोन। उसके बाद नर्व एंडिंग आती है, और जहाँ पे ना ये यहाँ से जहाँ पे न्यूरॉन ख़त्म होता है वहाँ पे भी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और जहाँ पे न्यूरॉन शुरू होता है वहाँ पे भी ब्रांचेस पे डिवाइड होता है। और शुरू में क्या है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होगी, और एंड में क्या होगी, नर्व एंडिंग होगी। एंड से तो याद ही रख पाओगे ना, एंड जहाँ पे एंड हो रही है, नर्व नर्व जहाँ पे एंड हो रही है उसको नर्व एंडिंग कहते हो। और जहाँ पे ना ये ब्रांचेस ऐसे मिल रही हैं, ये जो स्पोर्ट है, ठीक है, ये वाला स्पोर्ट हो गया, ये वाला स्पोर्ट होता है, इसको आप एक्सोन टर्मिनल कहते हो, ठीक है। जहाँ से ये मिल रही है कह सकते हो, या निकल रही है कह सकते हो। और यहाँ से लेकर पूरी बॉडी से यहाँ तक ये क्या है, न्यूरल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रैवल होगा। अभी मोटा मोटा सा बता दिया, अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। या पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। सो न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, एक्सोन हो गया, डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी होगा, माइलिन हो गया, कुछ ऐसे पार्ट्स हो गए। वैसे 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। नर्व एंडिंग भी बहुत मेन है,
सो उसके बारे में आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, साइनेप्स में लिखा होगा। सो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट्स है फर्स्ट। डेंड्राइट्स करते हैं वो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को किससे रिसीव करते हैं? जो फर्स्ट न्यूरॉन होगा वो तो आपके एनवायरनमेंट से रिसीव करेगा, उसके बाद फर्दर न्यूरॉन्स जो उसके पहले वाले न्यूरॉन होगा उसकी नर्व एंडिंग से रिसीव करेगा। ओके, उसके बाद ये होते क्या कहते हैं कैसे होते हैं? ये शॉर्ट होते हैं, ब्रांच होते हैं, ऐसे ब्रांचेस। ये देखिए ये ऐसे सेल बॉडी होती है ना, वहाँ पे ऐसे ब्रांचेस ही निकली होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे एक्सोन आ जाता है, ठीक है। यहाँ ये जो ब्रांचेस निकली होती है ये शॉर्ट होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है? ब्रांच्ड होते हैं, राइट। और और क्या होते हैं? बस शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। और सेल बॉडी के बारे में, और इनका डेंड्राइट्स का मेन फंक्शन क्या था कि वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मेन फंक्शन जो मैंने शायद यहाँ पे नहीं लिखा, शायद नहीं, पक्का नहीं लिखा, मैं भूल गई शायद, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। सो कुछ ना कुछ तो कमी क्या रह ही जाती है, कितनी भी कोशिश कर लो। अभी सेल बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल बॉडी क्या है? जो रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन है, जो डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है वो सेल बॉडी में से ट्रैवल करता है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मैंने बताया था ना कि पहले क्या है, डेंड्राइट रिसीव करता है केमिकल सिग्नल को, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेल बॉडी और एक्सोन में से ट्रैवल करता है, ठीक है। सेल बॉडी से जो डेंड्राइट ने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी कि वो सेल बॉडी में से ट्रैवल करेगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। और सेल बॉडी में होता क्या क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है? वो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक तो न्यूक्लियस है इसका, और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बना होता है। उसके बाद एक्सोन की बात करते हैं। एक्सोन क्या है? वो लॉन्गेस्ट फाइबर है, लॉन्गेस्ट फाइबर है ऑन द सेल बॉडी। सेल बॉडी पे लॉन्गेस्ट फाइबर है। शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर तो आपके जो हो जाएंगे, मतलब कि कुछ ऐसा था, राइट, मतलब कि मान लीजिए कुछ, ये आपका क्या है, हाँ, ये आपका कुछ ऐसा सा आप मान लीजिए कि ये आपका है क्या कहते हैं, न्यूरॉन है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हैं इनको तो आप क्या देते हो, क्या कह देते हो? डेंड्राइट क्या देते हो यार? एक तो मेरा फ़ोन, छोटे छोटे होते हैं उनको तो आप कह देते हो डेंड्राइट, ठीक है। इनको आप कह देते हो डेंड्राइट, कि ये है डेंड्राइट, राइट। और जो ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा ना, बाकी सब तो छोटे छोटे ब्रांचेस निकलेंगे, और जो लॉन्गेस्ट ब्रांच निकलेगा उसको आप कह देते हो एक्सोन, उसका नाम होता है एक्सोन, ठीक है। और जो डेंड्राइट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। सबसे पहले क्या है? रिसीव करना, सिग्नल को रिसीव करना, या फिर इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। सॉरी, अभी अभी खाना खाया यार, वो भी मैगी खा ली, हो। सो अभी ये जो सेल बॉडी है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपकी सेल बॉडी, सॉरी थोड़ा वो हो गया, हौच पौच सा हो गया, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है, ये है आपका नर्व एंडिंग। ये हम सिर्फ लेबलिंग का क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्सोन टर्मिनल हो जाएगा, राइट। सो ये आपका था किसका वो था, ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर था? ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये पूरा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। सो न्यूरॉन, एक फैक्ट बताती हूँ, जो न्यूरॉन है वो ना लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है आपकी बॉडी में। बाकी सेल बहुत छोटे होते हैं, जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है न्यूरॉन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कह लीजिए या लार्जेस्ट कह लीजिए, ठीक है। और अभी हमने डेंड्राइट्स का भी पढ़ लिया था, सेल बॉडी का भी पढ़ लिया कि उसके बाद एक्सोन के बारे में पढ़ रहे थे हम। जो एक्सोन है वो क्या है? लॉन्गेस्ट फाइबर है। लॉन्गेस्ट फाइबर मैंने बताई थी कि कैसे लॉन्गेस्ट फाइबर है सेल बॉडी के ऊपर। वो कहती है लॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, और एक सिलेंड्रिकल फाइबर होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, राइट, ठीक है। वो क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ क्या होती है,
कवर्ड होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ, मतलब कि जो कवरिंग उसको प्रोटेक्ट कर रही हो उसके साथ कवर्ड होती है। और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइलिन। माइलिन उस कवरिंग का नाम है, या आप मेलानिन शीथ कह देते हो। और जो एक्सोन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी से ना नेक्स्ट न्यूरॉन तक लेके जाती है। नेक्स्ट न्यूरॉन तक तो कैसे, नर्व एंडिंग तक लेके जाती है। सो या आप कह सकते हो एक्सोन टर्मिनल, मेरी एक्सोन टर्मिनल तक लेके जाती है, और फिर एक्सोन टर्मिनल नर्व एंडिंग तक लेके जाता है। नर्व एंडिंग से क्या होता है वो हम साइनेप्स के टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का ही टॉपिक है। ठीक है, एक बार मोटा मोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूरॉन में क्या था। पहले डेंड्राइट्स क्या करती है, रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन को, केमिकल सिग्नल को, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देती है। उसके बाद वो सेल बॉडी और एक्सोन में से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या है, नर्व एंडिंग तक जाता है। नर्व एंडिंग के बाद की कहानी आपको एक अलग टॉपिक में बताई जाती है। सो ये हमने टॉपिक ये हमने तो देख ही लिया था। और जो आपका ये होता है एक्सोन होता है, उसके एंड में क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल्स क्या होते हैं, या फिर नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद अलग टॉपिक मैंने छोटा सा कर दिया, बिल्कुल छोटा सा, और ये छोटा सा इसका डायग्राम बना दिया, और बस जो वैसे ही बहुत ही बड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन होती है बता देती हूँ। साइनेप्स क्या होता क्या है साइनेप्स, ये होता है गैप, होता है एक तरीके का गैप। कैसा, पढ़ते हैं। साइनेप्स क्या होता है, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। थोड़ा सा ना इसको माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखते हैं। ये क्या है, ये है आपकी नर्व एंडिंग, जो पहला न्यूरॉन है उसकी आपकी है ये नर्व एंडिंग, राइट। और जो नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी है ये डेंड्राइट, उसकी ये डेंड्राइट है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कुछ बैग्स से प्रेजेंट होते हैं जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। और जब वो बैग्स खुल जाते हैं, वैसे तो मैंने पहले खुले बना दिए, जब वो बैग्स खुल जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, मान लीजिए अभी अभी आपके बैग्स है जो वो खुल जाते हैं, ठीक है। तब उन जो केमिकल्स होते हैं उनकी सीक्रेशन होती है, तब यहाँ से ना ऐसे मतलब ये डॉट डॉट से केमिकल्स सीक्रेट हो, किसी और कलर में बनाती हूँ। ओके, पहले तो इसको पूरा करते हैं हम, इरेज ही कर रही हूँ क्या। ऐसा आपका ये क्या है, नर्व एंडिंग है। उसके बाद यहाँ पे बैग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे बैग्स प्रेजेंट होते हैं, 4 बैग्स बना दिए मैंने, एक तो खुल गया पहले। और उसमें केमिकल्स होते हैं, ऐसे ब्लैक ब्लैक मान लीजिए केमिकल्स हैं बैग्स के अंदर है, ठीक है, उनमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑफकोर्स प्रेजेंट ही होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बना दिया उल्टा पुल्टा सा। उसके बाद जब ये बैग्स खुल जाते हैं, जब ये बैग्स क्या करते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से आपके जो बैग्स हैं वो खुल गए, यहाँ से आपके जो बैग्स हैं वो खुल गए, 3 बैग्स खुल गए, 4 बैग्स खुल गए, सारे बैग्स खुल गए आपके। और यहाँ से आपके जो केमिकल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी केमिकल्स थे वो रिलीज हो जाएंगी। और फिर उसके बाद ये यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा ये हो जाएगा, खुल जाएगा, यहाँ से भी खुल जाएगा, ये जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से पोरस सा हो जाएगा, राइट, कह सकते हो। कुछ मान लीजिए, ओ यार इरेजर सिलेक्ट कर रखी है, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपके जो केमिकल्स हैं वो निकल के, ओ सॉरी क्या ही दबा रही हूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद जो आपके केमिकल्स हैं वो यहाँ से निकल के आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से निकल कर बाहर आ जाएंगे आपके जो भी केमिकल्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेंड्राइट होता है ना, जो मान लीजिए ये आपका नेक्स्ट डेंड्राइट है, पिंक कलर का बना देते हैं, यहाँ पे ना कुछ ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये एक रिसेप्टर है, ये दूसरा रिसेप्टर है, ये एक तीसरा रिसेप्टर है। यहाँ पे एक बात बताती हूँ, मान लीजिए मैंने ना एक फिर से डायग्राम बनाते हैं इसका, एक मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है। ये क्या है आपका, थोड़ा कलर लेते हैं अलग सा, जो नहीं दिया वो शायद, ये है आपका
नर्व एंडिंग, ठीक है, पहले न्यूरॉन का ये है नर्व एंडिंग, ओके। और ये है आपका दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट। ये क्या है, नर्व एंडिंग में क्या है, नर्व एंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से केमिकल सिग्नल पे क्या कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि बैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेसिकल्स कहती हैं, वो क्या करते हैं, उस केमिकल सिग्नल को क्या करते हैं, केमिकल्स को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद जब वो खुल जाते हैं ना, तो उनसे केमिकल रिलीज होते हैं, अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स रिलीज होते हैं उनमें उनमें से मैंने अलग अलग कलर से अलग अलग टाइप्स ऑफ केमिकल्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उसके बाद जो डेंड्राइट होते हैं ना, नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होते हैं, उस पे ना अलग अलग टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो अलग अलग टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स को रिसीव करने के लिए बने होते हैं। मैंने क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑरेंज कलर के हैं, ये वाले ऑरेंज कलर के हैं ना कुछ, वो यहाँ पे जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही ऑरेंज कलर का रिसेप्टर होगा, बहुत सारे ऑरेंज कलर के रिसेप्टर हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, होंगे। और ये जो पिंक है वो यहाँ पे जाएगा, जो ये ब्लू होंगे वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जो जो जिस कलर का मैंने ऐसे ही मतलब कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, को जिस कलर का जो है केमिकल है उस कलर के रिसेप्टर के पास जाएगा। वैसे ही जिस टाइप का जो केमिकल होता है वो उस टाइप के रिसेप्टर के पास जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देख लीजिए, जो ये गैप होता है ना, ये वाला जो गैप है जहाँ पे ये होता है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो साइनेप्स। साइनेप्स साइनेप्स यहाँ पे लिखते हो, सॉरी, ऐसी साइनेप्स कहती हूँ। और ये क्या है, ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक, पूरा तो नहीं आएगा, नीचे लिखना पड़ेगा, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट जैसे आपके होता है ना प्री मिड टर्म एग्जाम, पोस्ट मिड टर्म एग्जाम, वैसा सेम ही है। पोस्ट मतलब कि जो साइनेप्स से पहले हो गया वो तो हो गया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो साइनेप्स के बाद होगा वो होगा आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो नर्व एंडिंग होती है वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल से बिजली की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, होगा तो नहीं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है। केमिकल सिग्नल में के लिए क्या होता है, वहाँ पे ना वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वेसिकल्स क्या होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। उसके बाद जब वो वेसिकल्स खुल जाते हैं तो केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, और जो वो है नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट को जाते हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। और ये जो यहाँ पे जो गैप होता है उसको आप साइनेप्स बोलते हो। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं डेंड्राइट के पास। और ये जो नर्व एंडिंग है उसको आप प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल देते हो, और जो ये है डेंड्राइट होता है उसको आप पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल देते हो। बस बहुत ही आसान था, है ना। सो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसको, हमने पढ़ा नहीं था ना। साइनेप्स क्या होता है, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। जैसे देखा कि एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। इन दिस जो ये साइनेप्स होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। वो तो हमने देखा ही था कि कैसे होता है ये, ठीक है। ये आपकी कुछ जनरल स्कीम है, ये एनसीईआरटी में ही सीधा सीधा ऐसे ही लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ द एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। जो एक्सोन की एंड होती है ना, जिसको हम नर्व एंडिंग बोलते हो, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज कर देता है। उसके बाद ये जो केमिकल्स हैं वो गैप को, जिसको आप साइनेप्स भी बोल देते हो, उसको क्रॉस कर देते हैं एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट में क्या होता है, शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका है, जो आपका वो है नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग है, राइट। ओ माय गॉड, क्या हो रखा है, जो नर्व एंडिंग है आपका,
वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। उसके बाद जो आपका डेंड्राइट है, डेंड्राइट वो क्या करता है, वो केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देता है। इसको याद रखना, ठीक है। और उसके बाद ये क्या जनरल स्कीम कैसे नर्वस इम्पल्स क्या करती है, ट्रैवल करती है। ये भी क्या है हमारे पास, साइनेप्स वाला क्या है, अब आपके पास वो है डायग्राम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, शायद मैंने थोड़े यहाँ पे चेंजेस कर रखे हो। ये देखिए ये क्या है, वैसे यहाँ पे ये जो है ये सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। वेसिकल्स, आई थिंक वेसिकल्स है, वेसिकल्स के में से केमिकल्स रिलीज होंगी। उसके बाद ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसको आप न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हो। जहाँ से ये जो आपका नीचे आपका छोटा सा ऐसे लाइन से है ना, ये वाली, उसको आप न्यूरो ट्रांसमीटर बोल देते हो। नो नो, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, जो ये चीज़ है जिसमें से जो ट्रांसमिशन होगा, जिसमें से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का केमिकल सिग्नल में ट्रांसमिशन होगा, उसको आप न्यूरो ट्रांसमीटर बोल देते हो। मतलब कि ये जो ब्लैक ब्लैक है। और उसके बाद ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। उसके बाद क्या होता है, ये साइनेप्स है, साइनेप्स है ये वाला, ये है रिसेप्टर। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी सॉरी ये साइनसिस है, साइनसिस, ये गैप को आप साइनेप्स भी बोलते हो, साइनसिस भी बोलते हो। ये साइनेप्सिस, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट फिर से देखो, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसको साइनेप्सिस भी बोलते हो, तो चलो इसको कट कर दो, वैसे इसको साइनेप्सिस भी बोलते हो, इसको आप पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हो। ये आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और ये जो ब्लैक है जिसको हम वेसिकल्स भी बोल रहे थे, वेसिकल्स भी होते हैं ये, ठीक है। और इनको आप न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हो, जो मतलब कि सिग्नल को चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में। ये रिसेप्टर जो रिसीव करते हैं सिग्नल को, ये जो गैप है उसको आप साइनेप्स भी बोलते हो, साइनेप्स भी बोलते हो। और आप इसको साइनेसिस भी बोलते हो। साइनेप्स याद रखना है, इजी टू रिमेंबर, ओके। ये माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कमेंट नो, जल्दी से कमेंट करो, 9th क्लास में पढ़ा था, ओके। सो वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या होता है, जो राउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें जो किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, जो किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, राउंड ऐसे राउंड राउंड बनाए थे ना मैंने वेसिकल्स, वो क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, ओके। नाउ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम हम कब से पढ़ रहे हैं, मैंने डेफिनेशन बाद में दी, मेरे नोट्स की स्किल बहुत अच्छी है, सॉरी। सो नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस टिश्यू or nervous system is made up of an organization network of nerve cells which is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of body to another। ये क्या है, नर्वस सिस्टम मेनली ये इस पार्ट का नर्वस सिस्टम है। मतलब कि मैं ओवरऑल नर्वस सिस्टम की मैंने बात नहीं की। ओवरऑल नर्वस सिस्टम में आपका रिसेप्टर्स आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड, सब कुछ आ जाता है। मगर मैंने ये जो न्यूरॉन वाला ही टॉपिक है ना, साइनेप्सिस वाला, इसमें ही नर्वस सिस्टम की बात की है कि इस आपके एस्पेक्ट से क्या डेफिनेशन बन सकती है नर्वस सिस्टम की, उसकी बात की है, ठीक है। नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। किसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, नर्व सेल्स के नेटवर्क की। नर्व सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं ना, नर्व सेल्स के नेटवर्क की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। नर्वस जो टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, वो एक नर्व सेल्स के नेटवर्क की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। किस चीज़ के स्पेशलाइज्ड होते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट या कंडक्ट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। किस तरीके से वो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक पार्ट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं, ठीक है। फिर से देखो, नर्वस टिश्यू क्या होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है नर्व सेल्स की नेटवर्क की, नर्व सेल्स के नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के तौर में, और एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एक्शन। जो आप किसी चीज़ को ना, हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया तो आप वहाँ पे जो एक्शन शो करते हो ना, एक्शन शो करते हो ना, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। reflex action is quick sudden and immediate। क्विक है मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी होता है, सडन है सडनली होता है, अब आपको पता भी नहीं चलता, इमीडिएट होता है, बहुत मतलब कि ज़रूरी होता है, बहुत
इमीडिएटली हो जाता है, ठीक है। क्विक, बहुत फास्टली, स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी, सडन, बहुत सडनली हो जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, इमीडिएट बहुत होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस, ठीक है, मतलब कि जब आपकी बॉडी इमीडिएटली, क्विकली, सडनली किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती है तो आप उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, when you smell or see your favorite dish, your mouth waters, है ना। जब आप अपनी फेवरेट डिश को स्मेल करते हो या देखते हो, आपका माउथ जो है वो वाटरिंग करने लग जाता है, आपके वो कंट्रोल में होता ही नहीं है, इमीडिएटली वाटरिंग, नो 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 नो, मुझे होने लग जाती है ना। सो नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या आता है? तो आप ना यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल मत लेना, शायद मेरे को भी गलती लगती है, कभी कभी गलती हो जाती है जब आपको नोटबुक की कंप्लीट करके चेक कराने वाली मतलब कि जल्दी होती है। तो यहाँ पे आप वो वाला एग्जाम्पल है ना, विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल ही लिख लेना। यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तब आप क्या करते हो, इमीडिएटली अपने हैंड को ना विदड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। जब आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आप इमीडिएटली अपने हैंड को विदड्रॉ कर लेते हो। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? Let us understand the pathway through which nerve impulse pass during reflex action is called reflex arc. Reflection क्या होता है? जो क्विक, सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है अपनी बॉडी का किसी भी स्टिमुलस को, वो होता है रिफ्लेक्स आर्क, राइट। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जिस पाथवे के थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है, किस दौरान, किस समय? जब आपका रिफ्लेक्शन एक्शन हो रहा होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन के समय जिस पाथवे के थ्रू, जिस रास्ते के थ्रू आपकी जो नर्व इम्पल्स है ट्रेवल करती है, उसको आप रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हो, ठीक है। उसका अभी डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बुक का ही डायग्राम है जो मैंने अपनी नोटबुक में बनाया था। सो ये क्या है? हॉट पैन है जो कि यहाँ पे नीचे मान लो किसी चीज़ पे रखा हुआ है, राइट। हॉट पैन है जो यहाँ पे कुछ बर्नर पे आग, मतलब कि आग पर रखा हुआ है, ठीक है। आग पर रखा हुआ है या फिर अभी अभी उतारा हुआ है, एक ही चीज़ है, ठीक है। उसको आप क्या करते हो, गलती से टच कर लेते हो। मान लो आपकी मम्मी ने कुछ खाना बनाया, ठीक है, और वो मैगी, मान लो मैंने अभी मैगी खाई थी, आपकी मम्मी ने मैगी बनाई और आपको बहुत पसंद है मैगी, ठीक है। आप क्या करते हो, आपको मालूम तो नहीं है कि अभी अभी बनाई, ठीक है। वैसे आपको मालूम भी है, मान लो कि आपको मालूम भी है कि अभी बनाई, मगर आपको जल्दी बहुत है खाने की। आपने क्या किया, जो हॉट हॉट और विसल था जिसमें आपकी मम्मी ने बनाई, वो हॉट हो गया। हॉट था ना, जब आप बनाते हो, कुक करते हो किसी चीज़ को, तो वेसल ऑफ कोर्स हॉट हो जाता है क्योंकि वो मेटल का बना होता है, राइट। तो वो हॉट हो गया और अपने एक्साइटमेंट के चक्कर में उस हॉट वेसल को टच कर लिया। टच कर लिया, आप उस पर हाथ तो रखे नहीं रखोगे, चाहे आपको मैगी खाने की कितनी भी काली क्यों ना हो, काली कन्या जल्दी क्यों ना हो, राइट, ठीक है। और फिर आपको गरम लगा, आपने पहले, मान लो क्या होगा कि आपने पहले सोचा कि मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ रख लिया है, मेरे को अभी क्या भी उठा लेना चाहिए, नहीं मेरा हाथ जल जाएगा। तो आप हाथ को उठाते हो, तब तक देखते हो आपका हाथ तो जल गया है, वहाँ पर उतना बड़ा छाला हो गया है। तो ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, कुछ केस डिफरेंट होता है, आप ऐसे सोचते नहीं। रिफ्लेक्स आर्क अपने आप हो जाता है, आपके सोचने से पहले वो रिफ्लेक्स आर्क, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो हो जाता है, ठीक है। देखिए, आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है। उसके बाद जो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर क्या होगा, यहाँ पे रिसेप्टर कौन सा होगा, याद करिए, रिमेंबर, या थर्मो रिसेप्टर या थिंगमो रिसेप्टर कह सकते हो, वो होगा, ठीक है। जो हीट या पेन को डिटेक्ट करता है। उसके बाद रिसेप्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, रिसेप्टर से लेके स्पाइनल कोड तक इस सिग्नल को लेके जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, जो रिसेप्टर से स्पाइनल कोड तक सिग्नल को लेके जाती हैं, उसको हम क्या देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये लेके जाएगा सिग्नल को। और उसके बाद यहाँ पे रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन होता है जो डिसीजन लेता है, ठीक है, वो रिले न्यूरॉन होता है यहाँ पे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन होता है उसको हम रिले न्यूरॉन कह देते हैं। उसके बाद ये जो है जो आपका सिग्नल है वो मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आपका रिले न्यूरॉन से
इफेक्टर तक जाएगा, या आप कह सकते हो स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक जाएगा। इफेक्टर क्या होता है? मसल होता है। मसल क्या होता है? उसको क्या रहेगा कि जल्दी से हाथ उठा लेते बाबा, नहीं तो हाथ जल जाएगा तेरा, तो वो उसको हाथ उठाने को कहेगा। तो वो अपना हाथ उठा लेगा और छाला होने से बच भी सकता है, कई बार हो भी जाता है, थोड़ा बहुत आपको पेन होता है, कई बार आपका बच भी जाता है, आप इतना फास्ट कम कर लेते हो। ये सब इतना फास्ट होता है ना भाई, 0.02 सेकेंड, you can say, ठीक है, बहुत फास्ट होता है ये सब जो प्रोसेस है, कि ये जो सिग्नल ट्रैवल किया और ये डिसीजन लिया, उसके बाद ही वापस गया, इफेक्टर ने वापस अपना हाथ उठाया। तो ये सब बहुत फास्ट होता है। ओके, और यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा देख लेते, लेबलिंग वगैरह और ड्राइंग वगैरह मतलब कि कैसे बनना है। आपने पहले हॉट ऑब्जेक्ट बनाना है, वहाँ पे हाथ बना देना है, उसके बाद यहाँ पे आपका बाजू बना देनी है थोड़ी सी, उसमें एक मसल बना देना है, उसके बाद यहाँ से आपको सेंसरी न्यूरॉन लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का ये सिस्टम है, यहाँ से नर्व्स निकल रही है आपकी, ठीक है। और लेके जाने के बाद यहाँ से आप सेंसरी न्यूरॉन को स्पाइनल कॉर्ड में घुसा देना है, वहाँ पे रिले न्यूरॉन आएगा, रिले न्यूरॉन से क्या होगा? मोटर न्यूरॉन निकलेगा, मोटर न्यूरॉन आपके रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को लेकर जाएगा इफेक्टर तक। और ये क्या करेगा? जब ये सब हो गया, जब अपने हाथ आपका यहाँ तक आ गया, आपने यहाँ पे हाथ उठा लिया है अपना, ठीक है, यहाँ से अपने हाथ उठा लिया, राइट। जब आपने हाथ उठा भी लिया तो उसके बाद आपका क्या होगा? मैसेज जाएगा ब्रेन को मैसेज आएगा, ठीक है। ब्रेन को मैसेज क्या जाएगा कि बाद में जाएगा, आपके फ्यूचर के लिए जाएगा, आपके फ्यूचर के लिए मतलब कि जब आप पहली बार हाथ उठाओगे ना, तब आपको पेन होगा, तो शायद आप ना मतलब कि बहुत छोटे हुए शायद, जहाँ तो आपको हो सकता है कि आपने पहले किसी को देखा हो गर्म ऑब्जेक्ट को क्या है हाथ लगाया, तो उसने क्या है जल्दी से हाथ उठा लिया। जब आपको किसी ने कहा कि गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना, तो आपने सोचा कि मेरे को किसी ने कहा था कि गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना, तो फिर आपने क्या है हाथ उठाया, तो शायद आपको पहली बार छाला हुआ हो, ऐसा हो सकता है, राइट, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को तब उस वक्त नहीं पता था। उसके बाद आपके ब्रेन है, उसमें क्या है मैसेज क्या है डेवलप हो गया कि ऐसा होना चाहिए, तो वो आपका जो ऐसे ऐसे टाइम के साथ वो बहुत जल्दी होने लगेगा, जो आपका प्रोसेस है बहुत जल्दी आप हाथ उठाने लगोगे, हाथ को वापस उठा लेने लगोगे। मगर जब बुढ़ापे में जाओगे तो शायद आपके रिसेप्टर्स थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा आप लेट हो जाएंगे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व क्या होता है? जो नर्व्स, अगर सेंसरी नर्व लिख रहे हो तो जो नर्व लिखोगे, अगर आप सेंसरी न्यूरॉन लिख रहे हो जो न्यूरॉन लिखोगे, ठीक है। जो न्यूरॉन आपकी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाता है, रिसेप्टर से ब्रेन नहीं आएगा, यहाँ से रिसेप्टर से आएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, उसको आप कह देते हो सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन इज अ करेक्ट वर्ड, न्यूरॉन कह देते हो, ओके। उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, मतलब कि ये क्या था? सेंसरी क्या था? सेंसरी था, ओहो हो सॉरी सॉरी सॉरी, सेंसरी था जो आपके रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाता है, और जो मोटर है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक लेके जाता है, ओके। वेरी सिंपल। वैसे ब्रेन को काट ही दो, ब्रेन का यहाँ पे इतना कोई रोल नहीं होता, ठीक है। रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड निकलेना यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक लेके जाता है वो मोटर हो गया, जो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है वो आपका सेंसरी हो गया। वेरी सिंपल टू रिमेम्बर। अब देखिए सीक्वेंस, देखिए ये सब कैसे टेक प्लेस करता है, कैसे होता है ये सब। जब आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तब हमने एग्जांपल लिया कि कैसे आपका जो ये है रिफ्लेक्स एक्शन होगा, ठीक है। सीक्वेंस गया, सबसे पहले स्टिमुलस हुआ मतलब कि आपने चेंज इन द एनवायरनमेंट हुआ, चेंज इन द एनवायरनमेंट इन द सेंस मीन्स आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, सपोज हीट। उसके बाद जो रिसेप्टर होगा वो थर्मो रिसेप्टर होगा, या आप थिर्मो रिसेप्टर्स भी बोल सकते हो। उसके बाद क्या है? सेंसरी न्यूरॉन जाएगा रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक, यहाँ पे ब्रेन नहीं आएगा, सॉरी ब्रेन मैंने लिख दिया, सॉरी मेरे नोट्स में बहुत सारी गलती हो सकती है, मगर मैं गलतियों को सुधारती रहूँगी। सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से ये जाएगा रिले न्यूरॉन। या अपना यहाँ से क्या करो,
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो आप, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो सकती है। सबसे पहले क्या हुआ था, स्टिमुलस हीट था, रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया, उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन तक गया, उसके बाद आप स्पाइनल कोड तक गया, स्पाइनल कोड तक गया, ब्रेन तक नहीं जाएगा ये। आप ना स्पाइनल कोड के ब्रैकेट में लिख सकते हो रिले न्यूरॉन, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि स्पाइनल कोड में ही होता है रिले न्यूरॉन, राइट। ठीक है, रिले न्यूरॉन क्या होगा, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद जो रिले न्यूरॉन से आपका जो सिग्नल है वो मोटर न्यूरॉन तक जाएगा, उसके बाद इफेक्टर तक जाएगा, इफेक्टर को क्या करेगा, आपका हाथ वापस उठा लेगा। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्सेस क्या है, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, देयर आर ओनली मेन और मेनली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट आर द वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, मीन्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज कहते हैं। और ये क्या है, 4 ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये आप पढ़ोगे चलो आगे, ठीक है। जैसे आपका टॉकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, जो आपके 4 ब्रेन से कंट्रोल होते हैं फंक्शंस या जो रिस्पॉन्सेस, ठीक है। और जो आपके कंट्रोल के अंडर होते हैं उनको आप क्या कह देते हो, उनको आप कह देते हो वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस, ओके। उसके बाद आप क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस या इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो आपके कंट्रोल के अंडर नहीं होते, ठीक है। जैसे हार्ट बीट हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, ये सब आपके कंट्रोल के अंडर नहीं होती, ठीक है। ये आपके मिड और बैक ब्रेन से कंट्रोल्ड होते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है, मिड और बैक ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, थर्ड क्या होता है, रिफ्लेक्स सेक्शन होता है। रिस्पॉन्सेज 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी और एक होता है रिफ्लेक्स सेक्शन। वॉलंटरी तो आपके कंट्रोल के अंडर होते हैं, ठीक है। जैसे आपको ना ठंड लगी तो आप ना कांपने लग गए, आपके कंट्रोल के अंडर नहीं था। कुछ देर तक आप कांपना आपका रिकंट्रोल कर सकते हो, मगर आप ज़्यादा टाइम तक उसको छुपा के नहीं रख सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है, आपको ठंड लग रही है, उसके बाद आप कांपने लगे, आपके कंट्रोल के अंडर क्या था, आपके कंट्रोल के अंडर था कि आपने कोट वियर करना है, आपने कोई कपड़ा डालना है मोटा, जिससे आपको ठंड ना लगे या ठंड कम लगे, ठीक है। मगर आपने वो चीज़ को कंट्रोल में, मतलब कि सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, मतलब कि आपने कोट नहीं पहना, आपको हवा एटीट्यूड दिखाना था, हवा मतलब कि कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा शो ऑफ करना था कि मेरे को ठंड लगती ही नहीं है, जबकि आप काम रहे थे बुरी तरह से, दूसरों को शो भी हो रहा था, आपको लग रहा था कि मैं कंट्रोल कर रखा है, मेरे अपने ट्रैवलिंग को मैंने कंट्रोल कर रखा है, मगर आपने कोट नहीं पहना तो आपको अगले दिन देखो बुखार, खांसी, जुकाम, सब कुछ एक साथ, ट्रिपल चीज इन, ठीक है। आपने आपको एक चीज़ ने आपको 3 चीज़ें दी, ठीक है। वॉलंटरी है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। उसके बाद इनवॉलंटरी जो आपके कंट्रोल के अंडर नहीं है, वो इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे ऑफ कोर्स। जैसे हार्ट बीट है, वो भी एक ना रिस्पॉन्स है। अब रिस्पॉन्स कैसे है, रिस्पॉन्स क्या है, आपकी जो इनर एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट तो इनर आउटर सब एनवायरनमेंट होता है। जो आपका इनर एनवायरनमेंट, उसको क्या था, ब्लड की नीड थी, उसने देखा ब्लड की डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी इन द सेंस मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो वो लगातार उसकी नीड होती है ना, तो वो इनवॉलंटरी होता है। और वॉमिटिंग भी इनवॉलंटरी है, ठीक है। वो रिस्पॉन्स कैसे है, रिस्पॉन्स ये वॉमिटिंग वाला बहुत अच्छा एग्जांपल जाएगा, ठीक है। आपने ना, आप शादी में गए, शादी में क्या किया आपने, पहले गुलाब जामुन ले ली, बहुत अच्छी लगी, 3-4 खा ली। गुलाब जामुन खाने के बाद आपने चाय पी ली, ठीक है, चाय वो गुलाब जामुन के ऊपर से बहुत अच्छी लगती है, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोल्ड ड्रिंक, पहले गुलाब जामुन खाई, फिर चाय पी, फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसके बाद ऊपर से कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी भी पी ली, जिसके बाद आपने पी ली खा ली आइसक्रीम, खा ली। उसके बाद आइसक्रीम के बाद आपने क्या किया, पकौड़े खा लिए, पकौड़े खाने के बाद आपने क्या किया, आपने पेस्ट्री खा ली, पेस्ट्री खाने के बाद आपने गोलगप्पे खा लिए, ये सब खा लिया। ये सब आपका वॉलंटरी था, ये सब आपके कंट्रोल में अंडर था, आप कुछ भी खा सकते थे, ठीक है। ऐसे एक तरीके से कह सकते हो कंट्रोल के अंडर भी था, कंट्रोल के अंडर था मतलब कि आप अपनी मर्जी से अपने हाथों से अपने मुंह को चलाकर खा रहे थे। कंट्रोल के अंडर नहीं भी था, कंट्रोल के अंडर था नहीं था, मतलब कि आपको जब आप देख रहे थे तो आपको टेम्पटिंग हो रही थी, टेम्पटेशन हो रही थी, जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको खाना पड़ रहा था, ठीक है। तो वो आपके कंट्रोल के अंडर था। अगर आपने जो कंट्रोल के अंडर चीज़ है उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं किया ना, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन टेक प्लेस करेगा, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन, वॉमिटिंग होगी, जब आपने ऐसा उठपटांग खा लिया तो वॉमिटिंग
जा तो उल्टी तो आएगी ही, ठीक है। हार्ट बीट और ब्रीदिंग इसमें थोड़ा एग्जांपल देना मतलब कि डिफ़िकल्ट है, मगर वॉमिटिंग वाला एग्जांपल आ सकता है कि जो आपके कंट्रोल के अंडर नहीं है, वो रिस्पॉन्स होते हैं। वॉमिटिंग एक रिस्पॉन्स नहीं होता है कि आपने कितना उल्टा सीधा खाया, उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद जो रिफ्लेक्स सेक्शन है, ये तो बेस्ट रिस्पॉन्स है यार। बेस्ट रिस्पॉन्स ये किसको कौन इसको कंट्रोल करता है? कंट्रोलिंग इसको करता है स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है, ब्रेन नहीं इसको कंट्रोल करता है। बाद में चाहे जो मैसेज है वो ब्रेन को ट्रांसफर हो जाता है, मगर इसको कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल इसका बहुत ही सब शुरू से मैं वही दे रही हूँ, देती हुई आ रही हूँ कि जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आप इमीडिएटली अपनी हैंड को दूर कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि आपको रिफ्लेक्स सेक्शन की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है। कुछ सिचुएशन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट होती है, उनको आपको ना बहुत ना जल्दी डिसीजन लेने की नीड होती है, ठीक है। कुछ सिचुएशन होती है जैसे कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पिंचिंग हो गई, ठीक है। वहाँ पे हमने ना बहुत क्विकली एक्ट करने की ना ज़रूरत होती है, अदरवाइज हमारी बॉडी हार्म हो सकती है। कुछ डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है, वहाँ पे आपके लिए हार्मफुल कुछ सिचुएशन हो सकती है अगर आप ऐसा नहीं करोगे, क्विकली एक्शन नहीं लोगे। तो फिर यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो स्पाइनल कोड से जनरेट होता है इंस्टेड ऑफ ब्रेन। और इसीलिए रिफ्लेक्सेशन की नीड क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमको ना बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज हमारी जो बॉडी है वो हार्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अभी हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन है और एक स्पाइनल कोड है। ब्रेन और स्पाइनल कोड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है, क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स क्या करती है, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं वो आपके ना मोस्टली अपर पार्ट में होती है, स्कल में ही नर्व्स होती है जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और पेरिफेरल बाकी सारी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती है, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से निकलती है। और ब्रेन और स्पाइनल कोड तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होगी वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होगी, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो तरीके का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से उसके पार्ट से ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके पार्ट से क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका ह्यूमन ब्रेन। अभी आपको मैं आपका खोपड़ा दिखाने वाली जो मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन, जो ब्रेन है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, मतलब कि मेनली कोऑर्डिनेटिंग, मतलब कि जो बाकी सारे पार्ट्स इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है और ये बाकी सारे पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर आपके बॉडी का क्या है, ब्रेन है। उसके मेन मेजर 3 पार्ट्स है, एक फोर ब्रेन हो गया, एक मिड ब्रेन हो गया और एक हाइंड ब्रेन हो गया, ठीक है। थोड़ा छोटा करते ये, या छोटा भी आ गया आपका, ये आ गया आपका ब्रेन, खोपड़ा भाई साहब, खोपड़ा। ये आप क्या, ठीक है। ये जो है, ये जो आगे से ये आपका पार्ट है, ये फोर ब्रेन है। जो फोर ब्रेन है उसके ना दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सेरेब्रम, एक सेरेब्रम आपके फोर ब्रेन में आता है, और एक आपकी ऑल्फैक्टरी लोब है, वो भी आपकी फोर ब्रेन की ही पार्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, जो क्योंकि मैंने एनसीईआरटी डायग्राम बनाया था ना। जो आपकी ऑल्फैक्टरी लोब है वो भी आपके फोर ब्रेन की ही पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब, ओके। और ऑल्सो जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होती है वो भी आपका क्या है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इसके मिड में कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आता है, इसका कोई नेम नहीं दिया होता है एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके बाद मतलब कि स्ट्रक्चर तो हम देख ही लेते हैं कि कैसे कैसे से बना हुआ है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, ये आपकी ऑल्फैक्टरी लोब थी। और सॉरी ये आपका था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरेब्रम होता है और एक ऑल्फैक्टरी लोब होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो मिड ब्रेन है उसमें आपका क्या आता है, हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस आता है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी आपका फोर ब्रेन में, मतलब कि इनकी ना कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये मिड ब्रेन और फोर ब्रेन दोनों में से आ जाते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि सेरेब्रम,
हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इनके हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। तो ये जो है इसको बस आपको ऐसे लेबल किया गया है कि ये जो है आपका ये वो मिड ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे आपका पोन्स आता है, तो कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं दी हुई यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका मेडुला आ जाता है, और यहाँ पे ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका है सेरेबेलम। सेरेबेलम ओके, एक बार देख लीजिए, ये था आपका सेरेब्रम, जो फोर ब्रेन, ये जो अपर पार्ट था वो था आपका सेरेब्रम, ठीक है। ये आपका सेरेब्रम था, ये जो सारा ऐसे इंटेस्टाइन की तरह मोड़ा सा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे था आपका मिड ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन में था हाइपोथैलेमस, और ये जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड वो है फोर ब्रेन में, ओके। और उसके बाद आपका आता है पोन्स, पोन्स है यहाँ पे हाइंड ब्रेन में, और मेड्यूला यहाँ पे आ जाता है। पोन्स ऊपर में ये आ जाता है थोड़ा, यहाँ थोड़ा सा, और मेड्यूला नीचे आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे आता है आपका सेरेबेलम, सेरेबेलम। इनके फंक्शंस को भी देख लेते हैं वन बाय वन। जो हाइपोथैलेमस है उसके फंक्शंस है आपको एंडोक्राइन सिस्टम में भी आते हैं, तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन शायद मैंने ना लिखा हो, हाइपोथैलेमस का फंक्शन है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। इनहिबिटरी मतलब कि जो इनहिबिटरी हार्मोन है जो, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि किसी हार्मोन की सिक्रीशन, किसी ग्लैंड से किसी भी हार्मोन की सिक्रीशन को बंद कर दो या कम कर दो। और जो रिलीजिंग है उसको खा कर बढ़ा दो उसकी डोज, ठीक है। उसके बाद आपका है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इनके वन बाय वन आपके सबके फंक्शंस देख लेते हैं। जो फोर ब्रेन है वो क्या है, मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन, फोर ब्रेन मोस्ट कम्प्लेक्स है। मतलब कि आप देख ही सकते हो कैसे ये मतलब ऊपर नीचे ऐसे 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 हुआ है, जिसको बनाने में बहुत मतलब कि अगर आप ना बाकी सब ब्रेन को अच्छे से बना लेती हो, क्योंकि बाकी को याद है कि ये ना थोड़ा जब ये पार्ट बनाने लगते हैं ना तो बहुत गंदा बन जाता है। इसलिए मैंने पूरा बुक से ना बड़ी मुश्किल से ये चीज़ बनाई थी कॉपी करके। मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट है जो है वो फोर ब्रेन ही है। उसमें क्या होता है, सेरेब्रम होता है, फोर ब्रेन में सेरेब्रम है उसमें। इसमें फोर ब्रेन में ये सब एनसीईआरटी का ही शेप है मैंने, ठीक है। जो फोर ब्रेन है उसमें कुछ रीजन्स होते हैं जो सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं वेरियस रिसेप्टर्स में से। मतलब कि जो सेंसरी इम्पल्स आपका फोनो रिसेप्टर है वो जो सेंसरी इम्पल्स देगा उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन अलग होगा। जो फोटो रिसेप्टर है वो जो सेंसरी इम्पल्स देगा उसके लिए आपका अलग स्पेसिफिक रीजन होगा। और जो थर्मो रिसेप्टर देगा और आपका जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर देगा, ठीक है, ये आपका गस्टेटरी रिसेप्टर देगा, उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक रीजन्स होगी, राइट। और आप ना यहाँ पे ज़्यादा वो ना करो, हम इसके बाद मतलब कि आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम के बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। उसके बाद पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, ओके। थोड़ा सा रह गया, चलो थोड़ा ज़्यादा बनाओ। मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट है सेरेब्रम, और मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट है फोर ब्रेन, और उसमें क्या होता है, सेरेब्रम होता है। और जो फोर ब्रेन है उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं अलग अलग सेंसरी रिसेप्टर्स की इम्पल्सिस के लिए, ठीक है। जो सेपरेट एरियाज होते हैं फोर ब्रेन के वो स्पेशलाइज होते हैं हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए। मतलब कि अलग अलग रिसेप्टर्स के लिए अलग अलग क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी इम्पल्सिस को कंडक्ट करने के लिए। और मतलब कि ये दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है, ये दोनों जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि जो दीज आर सेपरेट, देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर द सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग टुगेदर विद इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विद द इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द फोर ब्रेन। सो इस लाइन को समझने की थोड़ी कोशिश करना। जो सेपरेट एरियाज कुछ मतलब कि कुछ तो आपके स्पेशल मतलब के रीजन्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग रिसेप्टर्स की सेंसरी इम्पल्सेस को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और एक सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन होते हैं। एसोसिएशन के सेपरेट एरियाज कहाँ, मतलब कि जहाँ पे ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। जो अलग अलग उसमें से अलग अलग रिसेप्टर में से सेंसरी इम्पल्सेस कंडक्ट की गई, उसमें से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हुई उसको इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह पे, ठीक है।
एक ही जगह पे इकट्ठा करने के बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है। कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि सारी जितने भी आपके जो वो होंगे, मतलब कि उस समय काम कर रहे होंगे, इसका एग्जांपल मैं अच्छे से दूंगी, जो उस समय काम कर रहे होंगे, जो भी रिसेप्टर्स, उनसे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, उसको क्या किया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके मैसेज को इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, उसको इकट्ठा करने के बाद, ठीक है, देखो कैसे होगा इसका एग्जांपल। देखो, आपके सामने एक बहुत ही टेम्पटिंग डिश पड़ी है, जो आपको बहुत ही आपकी फेवरेट डिश पड़ी है मान लो। उसके बाद आपने उसको देखा, ठीक है, आपने उसको देखा, उसको स्मेल किया, देखा और उसको स्मेल किया, आपको बहुत अच्छी लगी, देखने में बहुत अच्छी थी, स्मेल भी उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद आपने क्या किया, वो जो दोनों रिसेप्टर्स थे, कौन कौन से रिसेप्टर काम किए यहाँ पे? एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और एक फोटो रिसेप्टर, ठीक है। उन दोनों को आपने क्या किया, मतलब आपके ब्रेन में वो गए, कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया में गए, मतलब कि अलग अलग के अलग अलग में गए, अलग अलग रिसेप्टर्स के अलग अलग इरिटेशन ने क्या किए, सेंसरी इम्पल्स किए गए। उसके बाद उनको क्या है, दोनों को एक ही जगह पे बुलाया जाएगा। एक जगह पे बुलाने के बाद उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। इंटरप्रेट करने से क्या होगा, वो आपका जो ब्रेन है उसको इंटरप्रेट करेगा कि क्या टोटल असल में क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, ठीक है। उसके बाद उसको उसमें मिलाई जाएगी वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपके ब्रेन में पड़ी है, ठीक है। मतलब कि कुछ पहले से स्टोर्ड होती है ना आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन, जो पहले से स्टोर्ड है आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन, उन उसकी इन्फॉर्मेशन को, और जो आपने वो रिसेप्टर्स की मदद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उस इन्फॉर्मेशन, तीनों इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसको इंटरप्रेट किया, तो आपने क्या देखा था कि बहुत ही अच्छी डिश है देखा था, और स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। वो दो इन्फॉर्मेशन हुई, और ये इन्फॉर्मेशन गई कि जब ऐसा हो, जब ऐसी सिचुएशन आए, तो माउथ वाटर करे। आपके ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन थी, तो इस इन्फॉर्मेशन को ना इंटरप्रेट किया गया। उसके बाद आपकी माउथ वाटरिंग स्टार्ट होगी, आपका माउथ वाटर करना शुरू हो गया, ठीक है, आपके मुंह में से पानी आने लगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि आपने वो डिश खानी शुरू कर दी। दैट्स इट। बहुत स्लो स्लो बोलने लगी यार, रात हो गई है, नींद आ गई है, 12 बजने वाले हैं, तो जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा। सो ये देख लिया। उसके बाद बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ अ रिस्पॉन्ड Based on all this, a decision is made about how to respond and the information passed on to the motor areas which control the movements of voluntary muscles, ठीक है। और इस सब पे बेस्ड एक डिसीजन लिया जाता है कि आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, और जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो फाइनली इंटरप्रेट करके सब कुछ इंटरप्रेट करके जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, वो मोटर एरियाज में पास की जाएगी। मतलब कि मोटर एरियाज जहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वॉलंटरी मसल से कंट्रोल होती है, ठीक है। जो आपकी जीभ है वो क्या है, वॉलंटरी मसल है, वो आपके कहने पर ही चलती है ना, जैसे आप उसको चलाओगे, ठीक है। वहां तक इन्फॉर्मेशन गई कि माउथ वाटरिंग स्टार्ट हो जाए, राइट। उसके बाद फंक्शंस क्या है, ये जो फोर ब्रेन है उसके फंक्शंस क्या है कि थिंकिंग पार्ट है, मतलब कि सोचने में काम आता है, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, मेमोरी बनाता है, और टेस्ट स्मेल साइट मेंटल एक्टिविटीज़ इनको ही कंट्रोल करता है। और फैक्ट्री लोग, ये तो एक बात होगी कि अलग अलग स्पेशलाइज। ओके, मिड ब्रेन में काम करते हैं, मिड ब्रेन में चलते हैं। मिड ब्रेन क्या है, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। इसके फंक्शंस क्या है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जो कनेक्ट करते हैं उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। फंक्शंस क्या है, ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, और ये जो पार्ट है, ये ब्रेन का जो पार्ट है, वो हेल्प करता है आपकी जो प्यूपिल के साइज को चेंज करने में। आपको पता है कि आपने लाइट में पढ़ा होगा कि जब ज़्यादा लाइट जाती है तो आपका प्यूपिल का साइज़ कम हो जाता है, जब कम लाइट जाती है, जब डिम लाइट होती है, तब आपका प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है। और ये बड़ा छोटा ना किसकी हेल्प से होता है, वो मिड ब्रेन की हेल्प से होता है। मिड ब्रेन उसको प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है, और ये क्या करता है, जो हेड नेक एंड आइज है उसकी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जो आपके स्कल के ऊपर के जो भी पार्ट्स हैं, राइट, स्कल इन सेंस मीन्स जो आपकी क्या कहते हैं उसको हिंदी में, आई डोंट नो क्या कहते हैं,
मुंडी, राइट, मुंडी, मुंडी कहते हैं, हाँ। जो आपके मुंडी में जो भी पार्ट्स है, जैसे हेड हो गया, नेक हो गई, आई हो गई, तो इसके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद हाइंड ब्रेन पे चलते हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, एक सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स, ठीक है। और डिस्कस करते हैं इनके बारे में। जो सेरिबेलम है वो आपके बॉडी के पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप अगर सीधा तुर पा रहे हो ना, तो आप सेरिबेलम की मदद से चल पा रहे हो। अगर आप बाईसाइकिल को राइड कर पा रहे हो तो भी सेरिबेलम की मदद से ही राइड कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो पोस्चर है, और आप सीधे खड़े हो तो भी आप, वैसे तो आपको स्पाइनल कॉर्ड की मदद से खड़े हो, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड भी एक एसेंशियल वहाँ पे ऑर्गन है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। मगर यहाँ पे एक और, मतलब कि अगर आपके पास अच्छी स्पाइनल कॉर्ड भी है, मगर आप पोस्चर नहीं मेंटेन कर पा रहे, तो वो आपकी माल फंक्शनिंग है सेरेबेलम की। जब आप, मतलब कि जब कोई भी जो इंसान है वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है ना, तो जो अल्कोहल है वो सेरेबेलम पे इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है, जिसके कारण वो एक सही बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, सही पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि पोस्चर और बैलेंस को क्या है, सेरेबेलम ही कंट्रोल करता है ना। और वो क्या है, वो वॉलंटरी एक्शन के प्रिसीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि आपको कोई वॉलंटरी एक्शन करना है ना, तो उसको जो करने का जो, मतलब कि एक तरीके से कि आपको करना है, ये आपको बता दें कि करना है, ठीक है, वो उसके लिए भी आपका सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल। जैसे आप किसी पेन को उठाना है, तो आपके लिए आप पहले डिसीजन सा लोगे कि पेन को उठाना है, मैंने पढ़ना है, मैंने 100 out of 100 स्कोर करना है, तो वो सेरेबेलम की हेल्प से होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मेड्यूला। मेड्यूला क्या है? मेडुला का काम क्या है? मेड्यूला क्या करता है? वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल है आपका क्या है यहाँ पे आपके वॉलंटरी एक्शंस का क्या है नाम आया था। वैसे हमने पढ़ा कि हैंड ब्रेन जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मगर वॉलंटरी एक्शन का ये प्रीसीजन लेता है, ठीक है, प्रीसीजन, ठीक है। मेडुला पे चलते हैं। मेडुला आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, सेलिवेशन हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर को भी मेडुला कंट्रोल करता है, बीपी को, ठीक है, हाई लो, वॉमिटिंग, सेलिवेशन, मतलब कि ये सब इनवॉलंटरी है, आपको पता ही है। उसके बाद पोन्स आ गया। पोन्स क्या करता है? ये भी इनवॉलंटरी एक्शंस को ही कंट्रोल करता है, बट कुछ अलग टाइप के। ये तो ऐसे टाइप्स के करता था, जैसे ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, मगर ये कुछ अलग टाइप के करते हैं, जैसे कि इसकी ब्रीथिंग हो गया, ठीक है। और ये अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को हैंडल करता है, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल है, वो बहुत ही, मतलब कि अनकॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है। और ब्रीदिंग को भी एक हैंडल करता है, ठीक है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब कि जब आपका कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होता, जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, आपका जब प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं होता कि आप अपनी ब्रीथ को, आपकी सोच से नहीं कि आप, हाँ अभी आपने सोचा कि अभी मैंने ब्रीथ करना है, तो तब ऐसा नहीं होता ना। तो जो आपकी कॉन्शियसनेस से बाहर होता है, उन प्रोसेसेस को ये हैंडल करता है। जैसे का स्लीप वेक साइकिल है, राइट, आप सोते हो ना कितने घंटे, वो भी आप, तब क्या होता है आपका, वैसे आप कुछ ऐसा सोच नहीं रहे होते, आपका कॉन्शियस नहीं होता माइंड, तब वो क्या होता है, इस सब को पोन्स कंट्रोल करता है। हाउ फाइनली वी आर ऑन द लास्ट, या सम लास्ट। ओके, तो आई थिंक मेरे को ना यहाँ पे कम इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट पार्ट हम प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है? ये आपके बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट, मूड, ब्लड प्रेशर, स्लीप, इन सबको कंट्रोल में करने में हेल्प करता है। वेरी सिंपल। सो दैट वाज फॉर टुडे गाइस, that was it for today guys. If the video has helped you, then please like the video, share it with your friends so that they can also take the advantage of this video to understand the chapter. And if you want more such videos and notifications of such videos immediately as the video is posted, so subscribe to my channel for more such videos. So thank you very much for watching the full video. Bye bye, see you in the next video.